बिहार में लगभग 14 करोड़ की आबादी है और एक से एक माई का लाल है। तो बिहार की जनता ना मुख्यमंत्री तय करेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल जी देखें कि अब प्रदेश अध्यक्ष से हट गए हैं, तब उनकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में सुन रहे हैं कि 2 बार से जो सांसद हैं उनका टिकट कट जाएगा। इसी तरह जिस घर में रहेंगे उस घर के सामान को कुतरते रहेंगे, उसी घर का अनाज खाएंगे और उसी घर का नुकसान करेंगे। विजय सिन्हा जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के नाम पर जब भी वो सत्ता में बिहार में आए, नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखा करके, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद आप उसी नीतीश कुमार को दिन रात गाली देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ वो सरकार में नहीं आएंगे तहाँ उद्योग नहीं लगने देंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल जी का ही ना कहना है कि जहाँ मेरी सरकार होगी वहाँ भारत सरकार के माध्यम से या उनके मतलब लाइजनिंग से उद्योग बाहर का लगेगा, और जहाँ उनकी सरकार नहीं बनेगी वहाँ उद्योग नहीं लगेगा। तो देश को 140 करोड़ के साथ जो होने का वो दावा करते हैं, फिर तो वो झूठा है। मतलब भारत सरकार आई हुई है। आप पिछले 4 महीने में 6ठी बार आए हैं। आप किस लिए आ रहे हैं? बिहार से वोट लेने के लिए आ रहे हैं। क्या बिहार केवल वोट बैंक है? बिहार जब आप गिरिराज बाबू होंगे क्या, मनरेगा मैन जब वो हो सकते हैं तो ये बनेंगे क्या? इस पर तो उनको कुछ कहना नहीं है। गिरिराज सिंह का तो एक ही ना है कि उनको भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये बंगाल हो जाएगा तो वो कश्मीर हो जाएगा, इतना ही करते हैं। आप श्वेत पत्र जारी करिए और बिहार को बताइए कि आपने बिहार के लिए किया क्या है। बिहार ने आपको 2 बार सांसद बनाया, आप मंत्री हैं भारत सरकार के, आज तो बड़े मंत्री हैं। आपको मंत्रालय मिला तो आप मनरेगा का बजट का भी हम जांच कर रहे हैं। लगभग दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 70-75 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर हुआ कैसे और किन लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही अलग होती है, बीच में जब 17 महीने के लिए वो अलग हुए, तब उनको बिहार में कानून व्यवस्था का समस्या दिखने लगता है। फिर जब नीतीश जी के साथ वो आ जाते हैं, तब फिर सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हमारा तो उनसे ही सवाल है कि जब आप अलग होते हैं तब ही इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। नीतीश सरकार को होने जा रहा है जी, और जिसमें कमोबेश 16 साल से भी कुछ ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार जी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बिहार में काम कर चुकी है जी। दिक्कत यह है कि सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बिहार में सियासी उबाल मचा है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना स्टैंड ले रखा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तैयारी में लग गए, बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं। चिराग पासवान कहीं न कहीं शांत बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम जिधर जाएंगे उसकी ही सरकार बनेगी। इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी का क्या स्टैंड है? हालांकि अमित शाह रैली में आए, नवादा गए, लेकिन जो हमारे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं, हम उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे। आखिर उनका स्टैंड अप पॉइंट क्या है, वो क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित शाह आज आए हैं रैली करने, और नीतीश सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। पहला उन्होंने जो सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है, जिसे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया और ये कहा कि इनसे संभल नहीं रहा है बिहार, अगर नहीं संभले तो हमारी सरकार लोग बना दें, हम संभाल देंगे, और जो भी दंगा फसाद करने वाले लोग हैं हम उनको उल्टा करके सीधा कर देंगे। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, सम्मानित नेता हैं जी। हम लोगों ने तो कल उनका स्वागत भी अपने शब्दों में किया कि आपका बिहार की धरती पर स्वागत है। 18 साल नीतीश सरकार को होने जा रहा है जी, और जिसमें कमोबेश 16 साल से भी कुछ ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार जी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बिहार में काम कर चुकी है जी। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही अलग होती है, बीच में जब 17 महीने के लिए वो अलग हुए, तब उनको बिहार में कानून व्यवस्था का समस्या दिखने लगता है। फिर जब नीतीश जी के साथ वो आ जाते हैं, तब फिर सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हमारा तो उनसे ही सवाल है कि जब आप अलग होते हैं तब ही इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। आखिर जब आप साथ होते हैं तब बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं, या जहां देश के किसी हिस्से में आपकी सरकार होती है तब ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं, और जहां आप विपक्ष में होते हैं तहाँ इस तरह के
घटनाएं घटने लगती हैं और आपका एक्टिविटी कुछ अलग दिखने लगता है, तो यह तो एक खुद में जांच का विषय है। तो क्या आप ये कहना और चाहते हैं? सरकार बिहार सरकार उस ओर जांच करा भी रही है। जहां भी जिस इस तरह की घटनाएं घटी उन तमाम जगहों पर सरकार का पूरा नजर है और जो कार्रवाई करना सरकार को चाहिए वो पूरी तरह से कर रही है। और इस ओर भी हम जांच कर रहे हैं। लगभग दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 70-75 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर हुआ कैसे और किन लोगों ने किया। गिरिराज सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या बिहार बंगाल बनने के रास्ते पे चल चुका है, कुछ कहना चाहिए? गिरिराज जी को क्या कहें, वरिष्ठ नेता हैं जी, उनको तो बताना चाहिए कि 9 साल से आप मंत्री हैं, अपना श्वेत पत्र जारी करिए जी, और बिहार को बताइए कि आपने बिहार के लिए किया क्या है। बिहार ने आपको 2-2 बार सांसद बनाया, आप मंत्री हैं भारत सरकार के, आज तो बड़े मंत्री हैं, आपको मंत्रालय मिला तो आप मनरेगा का बजट काट लेते हैं। मनरेगा का बजट घटा दिया गिरिराज सिंह जी ने। बिहार जैसे प्रदेश को मनरेगा मैन कहा गया रघुवंश बाबू जब उस पद पर थे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का जो जाल बिछाया गया तो रघुवंश बाबू हो गए उसी विभाग से। गिरिराज सिंह जी गिरिराज बाबू होंगे क्या मनरेगा मैन? जब वो हो सकते हैं तो ये बनेंगे क्या? इस पर तो उनको कुछ कहना नहीं है। गिरिराज सिंह का तो एक ही ना है कि उनको भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये बंगाल हो जाएगा तो वो कश्मीर हो जाएगा, इतना ही करते हैं। आप किए क्या हैं वो बताइए। आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे बिहार की जनता आपके साथ एकदम आह्लादित होकर खड़ी हो जाए कि नहीं गिरिराज सिंह जी ने काया पलट कर दिया। हाँ, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जब लगातार बीजेपी जो है वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रही है, आपने 4-5 सवाल पूछे हैं। वो 4-5 सवाल क्या हैं जो आप बीजेपी से लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे कि अगर आपके पास कोई ऐसा नेता है अपना श्वेत पत्र दिखाइए, तो वो कौन कौन से मसले हैं जिसको आपने प्रमुखता से उठाया है? देखिए, और आप सवाल पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री आए हुए हैं, मतलब भारत सरकार आई हुई है। आप पिछले 4 महीने में 6ठी बार आए हैं। आप किस लिए आ रहे हैं? बिहार से वोट लेने के लिए आ रहे हैं। क्या बिहार केवल वोट बैंक है? बिहार जब आप आ रहे हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए ना कि हमने बिहार के लिए क्या किया है। हमने उनसे सवाल किए कि आज बिजली की समस्या है बिहार में। आपने सुना होगा कि पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में भी काफी हंगामा किया, 25% महंगा हो गया बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ना चाहिए, 24% बढ़ा था। तो उसको नीतीश जी ने गंभीरता से, संवेदनशीलता से वो जो भार का वहन करना था वो पब्लिक पर नहीं देकर के, जनता पर नहीं देकर के खुद पर उन्होंने लिया 13,000 और सब्सिडी के माध्यम से 13,000 करोड़ का लोड बिहार सरकार पर है। 21 मार्च 2022 को राज्यसभा में बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, अब उनको हालांकि उन लोग पीछे करने पर उतारू हैं, राज्यसभा में साइड लाइन कर दिया है सुशील मोदी जी का। तो हम तो उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार की चिंता जाहिर की थी और उन्होंने सवाल किया था कि जब देश में 1 नेशन 1 टैक्स है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 ग्रिड की बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो 1 नेशन 1 टैरिफ की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ताकि पूरे देश के हर हिस्से में एक समान रेट पर बिजली दी जाए, तब ना आप उसको ठीक से करेंगे। आप देखिए ना, रेट आपको बताते हैं, अखबार में भी आया है कि गुजरात को 3 रुपये 74 पैसे बिजली मिल रहा है और बिहार को 5 रुपये 28 पैसे। अब पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, उसकी स्थिति देख लीजिए और बिहार की स्थिति देख लीजिए। बिहार जो ये कौन सा मतलब न्याय है? सबका साथ सबका विकास सबको न्याय, यही ना करते हैं। तो ये सबका साथ सबका विकास यही है। गुजरात को 3 रुपये 74 पैसे और बिहार को 5 रुपये 28 पैसे। तो इस तरह का काम जो आप करते हैं, तो हमने ये सवाल उठाया। दूसरा हमने कहा कि भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालय में सहकारिता मंत्रालय का कोई रोल नहीं था, क्योंकि सहकारिता को माना जाता था कि वो स्टेट का विषय है। लेकिन अमित शाह जी को महिमा मंडित करने के लिए या फिर कौन सा उनका अपना इसमें खास एजेंडा छुपा हुआ है, हमको नहीं पता चल रहा है कि 4 साल हो गए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और उसका मंत्री उनको बनाया गया।
4 साल में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सहकारिता मंत्रालय में श्री अमित शाह जी का क्या योगदान है, खास करके बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों के लिए, और इस रूप में भी कि कृषि प्रधान राज्य है, हम कृषि पर बेस्ट राज्य मानते हैं, तो कृषि सहकारिता के बिना अधूरा है। उन्होंने ही कोट किया था सहकार से समृद्धि, मतलब सहकारिता से वो समृद्धि लाएंगे देश में। तो सहकार से समृद्धि वाला जो उनका जुमला था, तो वो क्या वास्तव में जुमला रह गया, वही जो हर आदमी को 15 लाख रुपए मिलने वाला था। आखिर सहकार से समृद्धि का क्या मतलब था? मात्र 1100 करोड़ का बजट है, उसमें आप क्या कर देंगे, हमको ये समझ में नहीं। तो उसका सवाल हमने पूछा था। लेकिन संजय जायसवाल ने आज मन से एक सवाल कहा, बोला कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब अलग अलग जगह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने काम किया है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही बिहार आगे बढ़ेगा अगर हम सरकार में आ गए तो। और जहाँ वो सरकार में नहीं आएंगे तहाँ उद्योग नहीं लगने देंगे। अब तो संजय जायसवाल जी का ही ना कहना है कि जहां मेरी सरकार होगी वहां भारत सरकार के माध्यम से या उनके मतलब लाइजनिंग से उद्योग बाहर का लगेगा, और जहां उनकी सरकार नहीं बनेगी वहां उद्योग नहीं लगेगा। तो देश को 140 करोड़ के साथ जो होने का वो दावा करते हैं, फिर तो वो झूठा है। फिर वो बताएं कि हमको केंद्र में सरकार मतलब बनवाने से पब्लिक का कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक हमारे राज्य में सरकार नहीं बनाओगे। कितनी गंभीर बात है। अरे आपको इस राज्य ने 32 एमपी दिए 2014 में, आपको इस राज्य ने 40 में 39 एमपी दिए 2019 में, और आप यह कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टर्स को नहीं आने देंगे, हम आपके यहाँ उद्योग नहीं लगाने देंगे जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी। ये तो धमकी है। संजय जायसवाल जी अपना एक लेटर हमको बता दें जिसमें उन्होंने प्रयास किया हो किसी उद्यमी से बात करने का, या बिहार के उद्योग मंत्री से बात करने का, या देश के उद्योग मंत्री से बात करने का, बिहार में भी कोई इन्वेस्टर आए और बिहार में मतलब कुछ इन्वेस्ट करे। इस तरह की बातों से वो क्या साबित करना चाहते हैं वो उनको समझ में। चलिए, एक और नेता का बयान आ जाया, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग लाखों युवाओं को नौकरी देने वाले थे, रोजगार के लिए सलमान हुसैन काम कर रहे थे, सब कुछ पाइपलाइन में था, लेकिन नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया, सत्ता बदली और अब लाखों बेरोजगार युवा अब जो है नीतीश सरकार को माफ नहीं करेंगे। ये आज बाकायदा नवादा से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा। आपका इस पर क्या टेक है? चूहे की तरह जिस घर में रहेंगे उस घर के सामान को कुतरते रहेंगे, उसी घर का अनाज खाएंगे और उसी घर का नुकसान करेंगे। विजय सिन्हा जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के नाम पर जब भी वो सत्ता में बिहार में आए, नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखा करके, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद आप उसी नीतीश कुमार को दिन रात गाली देने का काम कर रहे हैं। अपने जिस हनुमान को आज आपने सड़क पर ला दिया, उसके सहारे आपने बिहार में क्या खेल किया 2020 में पासवान की बात कर रहे हैं। अब कौन है हनुमान, ये तो आप ही जानते हैं कौन कहते हैं दिन रात। अब कैसा हनुमान बेचारे को सड़क पे छोड़ दिया है, खुद महल में है। तो इन लोगों के बातों का देखिए, यही तो दुर्भाग्य है ना। विजय सिन्हा जी कह रहे हैं जब आप सत्ता में रहते हैं तब नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो जाते हैं। आज आप जब रातों रात सरकार बना लिए थे तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। नीतीश कुमार जी को तो लाचार कर दिया गया वहां से कि जिस तरह की बातों को भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे और जिस तरह से हमले कर रहे थे, उसमें आपको क्या लगता है कोई भी जिस आदमी के अंदर अपना एक सिद्धांत होगा, एक अपना आंख में पानी होगा, नैतिकता होगी, वो उनके साथ रहेगा क्या? उन्होंने तो लाचार कर दिया। और उनके पास कभी ये तो या तो कहते हैं कि नीतीश कुमार नकारा है, कभी कहते हैं कि हम साथ में रहते तो बहुत ऐसे कर देते। तो इट मीन्स कि आप नकारे थे ना, आप नहीं कुछ कर पाए। नीतीश जी को तो लगातार जनता चुन रही है और वो अपना काम अनवरत कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल और उठ रहा है कि संजय जायसवाल ने कह दिया कि अब किसी माई के लाल में दम नहीं है कि नीतीश कुमार की सत्ता जो है फिर से आ जाए, अब बननी है तो बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार में लगभग 14 करोड़ की आबादी है और एक से एक माई का लाल है। तो बिहार की जनता ना मुख्यमंत्री तय करेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल जी देखें कि अब प्रदेश अध्यक्ष से हट गए हैं, तब उनकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में सुन रहे हैं कि 2 बार से जो सांसद है उनका टिकट कट जाएगा। तो कहीं ऐसा ना बेटिकट होके फिर वो भी सड़क पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? भले अपनी बेरोजगारी का देख लें। चलिए, और जनता तय करेगी। 18 साल से नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री और फिर 25 में जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी चिंता वो मत नहीं करें। आप लोग महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025
जो विधानसभा चुनाव है, आप क्या नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं या फिर तेजस्वी यादव के संबंध से खड़े हैं? नहीं, देखिए, अब ये आप लोग जो कहते हैं नीतीश कुमार के साथ, तो तेजस्वी यादव जी खड़े हैं ही। कहाँ तेजस्वी जी अलग थोड़े हैं कि हम नीतीश जी के साथ हैं कि हम तेजस्वी जी के साथ हैं। हर कोई बिहार का जो 7 दलों का गठबंधन है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है। अनवरत बिहार जो है 18-19 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है। हम सब लोगों का कमिटमेंट नीतीश कुमार जी के साथ है और सब लोग साथ में हैं। कहीं कोई तेजस्वी जी और नीतीश जी अलग हों तब ना हमको तय करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। हाँ, लेकिन मांझी जी का एक बयान आया था कि हमारे पुत्र संतोष सुमन हैं, काफी काबिल हैं और उनमें भी मुख्यमंत्री बनने के तमाम काबिलियत हैं। तो क्या आप लोगों की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है आने वाले वक्त में कि हमारी पार्टी से कोई बिहार का हमने दल बनाया है, तो हमने दल बनाने का तो यही मुख्य रूप से आप देखेंगे तो हर दल का ये सपना होता है। एज ए कार्यकर्ता, एज ए बिहार के जनता के रूप में हम सब चाहते हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आप जो उनका हाव भाव देखेंगे, जिस तरह से वो सरकार में रह करके जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं और जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था उसको किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने आज के संदर्भ में कहा था कि अपने जिस समाज के बीच में वो गए हुए थे, तो यह माना जाता है कि सबसे निचले पायदान पर हर क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर जगह से वो कमजोर है। तो उसमें उन्होंने उन लोगों को उत्साहित करने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बताया कि तुम उसके वंशज हो। बाबा साहब का उदाहरण दे रहे थे कि अपने जमाने के सबसे उच्च डिग्री धारक थे, कई भाषाओं के जानकार थे, 32 डिग्रियां उनके पास थी। तो उस रूप में उन्होंने कहा कि आज भी तुम्हारे बीच में ऐसा नेता है, आज भी। और ये सत्य है कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जितने युवा हैं राजनीति में, जितने युवा हैं बिहार की राजनीति में, उसमें सबसे ज्यादा शैक्षणिक रूप से मजबूत हैं, PhD होल्डर हैं, प्रोफेसर हैं, इस रूप में उन्होंने कहा। और हम सबों का भी यह है कि वर्गों की लड़ाई में सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहता है, तो उसको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने कहा कि अब हो गया, एक मौका आए कि एक दलित का बेटा भी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उस रूप में कहा था, वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उनका ये टिप्पणी नहीं था। हाँ, अगला सवाल आपसे ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बागी हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस लवकुश समीकरण के जरिए सत्ता में रहे, ये बात सच्चाई भी है, अब वो कहीं न कहीं छिटक रहा है। जो कुर्मी है वो आरसीपी के तौर पे अलग हुए और फिर कुशवाहा जो था वो उपेंद्र कुशवाहा वहां से अलग हुए। तो कहा जा रहा है कि वो जो समीकरण था, वोट बैंक जो है वो अब अलग पाले में चला गया बीजेपी के साथ। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अब बीजेपी कहीं न कहीं मजबूत हो गई है लवकुश समीकरण को साथ करके? उपेंद्र कुशवाहा जी अपने दम पर आज तक एक चुनाव जीते हैं तो बता दीजिए, एक चुनाव वो जीते। वो आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार ने भी बकायदा एमएलसी से मुख्यमंत्री बने हैं। मैं बता एमएलसी से मुख्यमंत्री बनने के पहले नीतीश, जब उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीति में जन्म नहीं हुआ होगा, तब नीतीश कुमार जी विधायक भी बने और भारत सरकार के मंत्री भी बने। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार जनता दल यूनाइटेड के आशीर्वाद से विधायक बने और जब प्रचंड बहुमत में बिहार में सरकार बनी, उस वक्त भी वो चुनाव हार गए जंदाहा से। और एक बार मोदी जी के आंधी में वो पार्लियामेंट चले गए, उसके बाद देख ली 2-2 जगह से पार्लियामेंट लड़े, वहां से भी हट गए। उपेंद्र कुशवाहा जी इन्हीं चीजों को करके, क्या उनके अंदर कुछ तो है जादू कि वो चारों सदन के मेंबर बन गए हैं, लेकिन अब उनका हाल हो गया वही बाघ आया बाघ आया बाघ आया, आता कुछ नहीं। लेकिन वो कुशवाहा समाज को कह रहे हैं कि आप अपनी विरासत बचाइए, क्योंकि आपकी विरासत नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं और इस वजह से देखा जा रहा है कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब कहीं न कहीं कुशवाहा की तरफ शामिल हो रहे हैं। जात की बात करने वाला कभी भी नेता नहीं हो सकता। जो आदमी केवल इस चीज के फेरे में है कि हम अपनी जात को एकत्र करके हम नेता बन जाएं, ऐसा कदापि नहीं हुआ, आज तक इतिहास नहीं है। जात एक सच्चाई है, ठीक है, उसका एक, लेकिन उसका एक दायरा है। अगर आपको बड़े फलक पर राजनीति करनी है, बड़ी बात करनी है, नरेंद्र मोदी जी जात की राजनीति करते हैं या करके आए हैं, नीतीश कुमार जी जात की राजनीति करके आए हैं, लालू यादव जी जात की राजनीति करके आए हैं। विचित्र है कि एक समय तो वर्ग की बात होती थी, अब लोग जात की, और जात में भी कई तरह का उपजाति की अब राजनीति करने लगे। कम से कम उपेंद्र कुशवाहा जी से इतनी गुजारिश जरूर है कि आप जब लोहिया, जेपी और कर्पूरी की बात करते हैं तो आप इतनी छोटी बात न करें।
अपने आप को किसी तरह से सदन में पहुंचाने के लिए आप जात को बेचने की बात नहीं करें। कुशवाहा समाज, सम्राट अशोक का विरासत उपेंद्र कुशवाहा जी आज गली गली करके तय करेंगे। कुशवाहा समाज बहुत ही समृद्ध समाज है और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। आपके कहने से सम्राट चौधरी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अब वो देखें कि उनका क्या होगा। जिस तरह से वो सड़क पर निकले थे, हवा निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या लगता है, लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि बीजेपी अब अपने समीकरण को मजबूत कर रही है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा किसी न किसी वजह से पार्टी से अलग हुए, आरसीपी सिंह अलग हुए, चिराग पासवान नीतीश कुमार को काफी हार्म किया, आपने खुद ये स्वीकार किया 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो क्या लग रहा है, और नीतीश कुमार से कहा जाता है कुछ लब जो है समीकरण बिखरता जा रहा है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोग मजबूती के साथ खड़े अगर रहते हैं तो क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? जिन नामों को आपने गिनाया, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। दो तो उनकी पार्टी में ही नहीं है जी, और जिन तीसरे व्यक्ति की आपने चर्चा की, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लंबे अरसे से काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दुश्वारी यही है जी। और मैंने पहले भी आपको कहा, मेरे 5 सवालों में है कि 9 साल में जी, छोड़िए 40-45 सालों में उन्होंने क्या किया। पिछले 9 साल से वो केंद्र की सत्ता में है। बिहार के कोटे से किसी ऐसे लोग को वो मंत्री बना करके नहीं प्रोजेक्ट कर सके जिसको कि बिहार अपना नेता मान सके। नीतीश कुमार जी को जब नेता बनाया था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी योगदान था, तो नीतीश कुमार जी ने रेल मंत्री के रूप में इतना काम किया कि सदन में उनको विकास कुमार का दर्जा मिला और बिहार ने उनको अपना नेता, अपना रहनुमा मानने का ऐलान कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता का नाम बता दें, इन 3-4 नामों के अलावा, जिसके साथ वो जा करके बिहार की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो या उनके नाम पर बिहार की जनता को एकत्रित कर सकते हो। कोई ऐसा नाम आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे दुर्भाग्य यह है, और रीढ़ विहीन राजनीति कम से कम बिहार में नहीं चल सकता। वो पैरासूट से जिसको चाहते हैं कि हम उतार के कर लेंगे, बिहार राजनीति का यूनिवर्सिटी है, चाणक्य और बुद्ध और सम्राट अशोक की धरती है, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। तो हम उनको यह कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में आप काम करना चाहते हैं तो हवाबाजी से, अफवाह से और झंडा पताका, बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सच बात यह है कि बीजेपी ने, बिहार की बात छोड़िए, तो पूरे देश में वो 9 साल से माफ करिएगा, पिछले 8-9 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश पे कब्जा किया, अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना ली। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हवाबाजी करे, कहीं ना कहीं रणनीति में दम है, तभी वो मुश्किल 12-13 राज्यों में उनकी सरकार है। प्रदेश देखिए, देश का एक मिजाज है, अभी समझिए हम 2006-07 से देख रहे हैं, देश का एक मिजाज है, पब्लिक चेहरे पे थोड़ा बिलीव करती है। केंद्र की सत्ता में लोग, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी एक उस दौर में आए जब बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, उसका लाभ उन्होंने ले लिया। कुछ हद तक पब्लिक का सेंटिमेंट ये सब चीज चलता है, लेकिन जो कह रहे हैं राज्य का चुनाव और केंद्र का चुनाव दोनों डिफरेंट चीज है। और अब केंद्र में उनको 9 साल, अब लोग हिसाब मांग रहे हैं, अब जुमला नहीं मांग रहे हैं। बड़े बड़े नारे जो आपने गढ़ करके लोगों को ये सब कुछ कर करके, कुछ पिछली सरकारों की गलतियां थी, कुछ और भी चीजें हुई, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे जो बाद में गलत भी साबित हुए, तो अफवाहों के दम पर चले तो सही, ठीक है, लेकिन अब तो जनता हिसाब मांगती है ना। तो एक तो खैर बिहार का तो सपना छोड़ दें, वो तो संभव नहीं है। केंद्र में भी जिस तरह से बिहार ने उनको समर्थन दिया, अब बिहार के जनता के लिए उनके पास उन्होंने 9 साल में क्या किया है, इसका श्वेत पत्र जारी करें और खुला बहस करें, तब बिहार की बात करें। उनको हमारा खुला चैलेंज है, गांधी मैदान में ओपन बहस करें कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, अपने मंत्रियों का चिट्ठा जारी करें, क्यों उन्होंने अपने कई मंत्रियों को किनारे कर दिया, क्यों कई मंत्रियों का सुनते हैं कि टिकट कटने वाला है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार का नुमाइंदगी कर सके। इन 9 साल में यही उन्होंने दिया है। तो हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं और हमने बेबाकी से कई सवाल पूछे और काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया, और साफ तौर पर इनके पूरा डिस्कशन का अगर हम लबोलुबान निकालें, एक ही सवाल है कि बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्री दिए हैं, तो एक भी मंत्री जो है वो आकर ये कह दे कि हमने ये काम किया और इस काम के आधार पे जो है बीजेपी को वोट करिए, सिर्फ जो है कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी और आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे बातचीत को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस बार फिर वही कि अगर मैं आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।